नमस्कार बच्चों। हम अपनी पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 पढ़ रहे थे। इसके प्रथम अध्याय का अध्ययन हमने कर लिया था। आज हम इसका दूसरा अध्याय है जॉर्ज पंचम की नाग, जो कि एक कमलेश्वर की व्यंग्य रचना है, इसका अध्ययन करेंगे। तो इस अध्याय को पढ़ने से पहले हम थोड़ा कमलेश्वर के बारे में जान लेते हैं। वैसे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है कि कमलेश्वर कौन थे, कब उनका जन्म हुआ, कहाँ के रहने वाले थे, क्या क्या इनकी रचनाएं हैं, लेकिन थोड़ा पाठ को पढ़ने से पहले यदि हम उसके लेखक के बारे में जान लें तो पाठ को पढ़ने में थोड़ा ये आसानी होती है। तो कमलेश्वर की व्यंग्यात्मक रचना है जॉर्ज पंचम की नाग। तो पहले थोड़ा कमलेश्वर। तो कमलेश्वर का जन्म हुआ था 1932 में, उत्तर प्रदेश, यूपी बोलते हैं जिसको, उत्तर प्रदेश, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई वगैरह की और दूरदर्शन में पदभार ग्रहण करके महानिदेशक के पद तक ये पहुँचे थे। कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते थे। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, कमलेश्वर को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो साहित्य अकादमी और पद्म भूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, उपन्यास, कहानी संग्रह, अर्थात कह सकते हैं कि हिंदी गद्य की कई विधाओं में इन्होंने साहित्य रचना की। कई फिल्मों एवं टीवी धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी, यानी धारावाहिकों के लिए, नाटकों के लिए और फिल्मों के लिए भी इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। तो ये थे कमलेश्वर। 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। तो इनकी एक व्यंग्यात्मक रचना है। तो व्यंग्यात्मक रचना है तो कुछ न कुछ व्यंग्य किया है। तो क्या व्यंग्य किया है, पहले हमें थोड़ा ये देख लेते हैं कि इस पाठ के माध्यम से लेखक कमलेश्वर ने किन व्यक्तियों पर व्यंग्य किया है। तो लेखक ने देश की बदहाल परिस्थितियों पर व्यंग्य किया है। जो स्थितियां हैं, देश की परिस्थितियां हैं, और वो भी कैसी हैं, बदहाल, उन पर व्यंग्य किया। इसमें लेखक ने हमें समझाया है, बताया है, दर्शाया है कि अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी प्राप्त करने के बाद भी, यानी अंग्रेजी सरकार से हमें आज़ादी मिल गई है, उसके बाद में भी जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं ना, वे अंग्रेजी संस्कृति से उबर नहीं पाए हैं। यानी औपनिवेशिक दौर की जो मानसिकता है ना, उसी के शिकार है। नाक होती है वह मान सम्मान व प्रतिष्ठा का प्रतीक है, और कटी हुई नाक है वह अपमान का प्रतीक है। तो यहाँ पर जॉर्ज पंचम हैं, जो कि राजा हुए थे इंग्लैंड के, ब्रिटेन के। 6 मई 1910 से 20 जनवरी 1930 तक इंग्लैंड के राजा रहे थे। तो उनकी मूर्ति दिल्ली में लगाई गई थी। 1911 में जब देश की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरित किया गया था, तो दिल्ली में बहुत से ब्रिटेन के शासकों की मूर्तियां लगाई गई थी। एक है कोरोनेशन पार्क है, उसमें मूर्तियां लगाई गई थी। तो उस मूर्तियों में जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति भी लगाई गई थी। तो उस मूर्ति की नाक को कुछ व्यक्तियों ने शहीद दिवस 23 मार्च, जिसमें ये भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनको फांसी दी गई है, शहीद दिवस मनाते हैं। तो उस शहीद दिवस के दिन उस मूर्ति की नाक को तोड़ दिया गया था। और उसके कुछ दिन बाद में ही इंग्लैंड की महारानी, रानी एलिजाबेथ द्वितीय का भारत दौरा था 1961 में। तो उस समय की एक घटना है, उस घटना पर व्यंग्यात्मक तरीके से कमलेश्वर ने यह पाठ लिखा है, व्यंग्य रचना है। तो जॉर्ज पंचम कौन थे? ये है इंग्लैंड के शासक थे, और 1910 से 1936 तक इंग्लैंड के शासक रहे थे ये। और ये रानी एलिजाबेथ है ना, इनका जन्म हुआ था 1926 में। 1926 में जन्म हुआ, और 1952 में ये इंग्लैंड की रानी बनी।
और अब तक वर्तमान में भी हैं, अब तक भी जिंदा हैं। ये 1926 में जन्म हुआ था, तो 2021 आ गया, 95 साल की हो गई हैं और अब तक ये इंग्लैंड की रानी हैं। इंग्लैंड के सर्वोच्च पद पर हैं, इंग्लैंड की रियासत संभाल रही हैं लगभग 7 दशक से। दशक समझते हो ना, 10 साल। तो 52 से बनी हैं, तो ये समझ लो कि हो गए इनको 69 साल हो गए। तो 69-70 साल लगभग हो गए इनको इंग्लैंड की रानी बने हुए और अब तक ज़िंदा हैं और इंग्लैंड की रानी हैं। तो इन्होंने भारत की यात्राएं की थी, कुल 3 यात्रा की थी। एक 1961 में 61 और एक की थी 1983 में 1983 में और तीसरी की थी 1997 में। हाँ, तीसरी 1997 में। इन्होंने 3 यात्राएं की थी भारत की, अब तक 3 बारी भारत में आई हैं ये। पहली 61, दूसरी 83 और तीसरी 97 में। 3 भारत की यात्राएं इन्होंने की थी। तो उस समय के बारे में थोड़ा ये अध्याय व्यंग्यात्मक तरीके से लिखा गया है। तो ये तो हो गया कि लेखक कमलेश्वर ने व्यंग्य किया है। अब व्यंग्य के साथ साथ यह अध्याय हमें कुछ सीख भी देता है, कुछ हमें समझाता भी है। तो हमें क्या संदेश देता है, ये भी महत्वपूर्ण है कि ये पाठ हमें क्या संदेश देता है। एक तो ये पूछ सकते हैं कि इसमें किस पर व्यंग्य किया है, एक ये पूछ सकते हैं कि हमें ये क्या संदेश दिया है। तो जॉर्ज पंचम की नाक के माध्यम से कमलेश्वर ने हमें अंग्रेजी सत्ता से जुड़े किसी भी व्यक्ति या वस्तु में आस्था न रखने का संदेश दिया है और इसके साथ ही अपने देश के स्वतंत्रता सेनानी या महापुरुषों में आस्था रखने की प्रेरणा दी है। अब देखो, भारत आज़ाद हो गया 1961 में, लेकिन बहुत से अंग्रेज शासकों की मूर्तियां दिल्ली में लगी हुई थी, पार्क में लगी हुई थी। तो उन मूर्तियों के बारे में ये व्यंग्य किया गया है कि उनके प्रति हमें आस्था नहीं रखनी चाहिए। वे तो क्या है, अंग्रेज सत्ता के लोग हैं, विदेशी लोग हैं, उन्होंने हम पर शासन किया था, हम पर अत्याचार किए तरह तरह के। तो उनके प्रति ज़्यादा हमें आदर का भाव न रख करके हमारे देश के जो महापुरुष हैं, हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके प्रति हमें अपना प्रेम, आदर और आस्था रखनी चाहिए। तो ये हमें इस पाठ के माध्यम से लेखक ने संदेश दिया है। तो आज ये थोड़ा पढ़ लेते हैं, शुरू करते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक और कमलेश्वर। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मई अपने पति के, मई मतलब साथ में, अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों में से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए, शाही मतलब शाही राजसी दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था, दर्जी मतलब टेलर परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल, तीनों देशों का दौरा किया था उसमें, के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। इंग्लैंड की रानी, और इंग्लैंड भी कोई छोटा बड़ा देश थोड़ी है, ऐसा देश जिसने लगभग 200 देशों पर शासन किया था। तो उस देश की रानी यदि किसी देश का दौरा कर रही हैं तो वह किस समय क्या पहनेंगी, क्या बोलेंगी, किससे मिलेंगी, कब मिलेंगी, ये सब कुछ पहले से ही तय होता है। तो जो उनका राजसी दर्जी था, टेलर था, वह भी सोच विचार कर था कि भारत के, पाकिस्तान के और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी, सेक्रेटरी मतलब सचिव, सेक्रेटरी मतलब सचिव, और शायद जासूस भी, जासूस गुप्तचर बोलते हैं। देखो, कोई भी जो देश का बड़े पद पर रहने वाले व्यक्ति होता है, जैसे मान लो प्रधानमंत्री मोदी हैं आज के दिन भारत में, तो ये किसी भी देश में जाते हैं तो वहाँ पर पहले ही भारत के खुफिया जो होते हैं विभाग, जो उनके जासूस होते हैं, जैसे वो रो है, ये
सीबीआई है, सीआईडी है, इनसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके बारे में खूब जांच पड़ताल पहले ही कर लेते हैं। या फिर विदेश जाना छोड़ो, अगर झुंझुनू भी आए, मान लो कि अगर मोदी झुंझुनू आएंगे तो 1 महीने पहले से ही इनसे जुड़े हुए व्यक्तियों का झुंझुनू आवागमन शुरू हो जाएगा। कहाँ पर उतरेंगे, फिर कहाँ ठहरेंगे, जहाँ से उतरेंगे वहाँ से लेकर के ठहरने तक का कितने किलोमीटर का रास्ता है, वहाँ पर एक बार नहीं 4 बार अभ्यास करेंगे कि यहाँ पर इतने बजे चलेंगे तो इतने बजे पहुँचेंगे, इतना मिनट का रास्ता बीच में यह है, यहाँ पर बीच में ट्रैफिक मिल सकता है नहीं मिल सकता है, कौन सा रास्ता रोकना है, कौन से रास्ते से जाएंगे। तो ये सब कुछ पहले से ही तय करते हैं, उनके रहने के स्थान को सुरक्षित करते हैं कि यहाँ पर कोई वगैरह जो आतंकवादी संबंधित घटना है, कोई बम वगैरह है, इस प्रकार के कोई पहले से तो कोई स्थापित नहीं कर रखे हैं, या फिर और कोई लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं, उस सार को उसमें सील कर देते हैं उस एरिया को। और वहाँ पर जो उनसे सुरक्षा विभाग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उन वे ही आवागमन कर सकते हैं। तो इनके बारे में पहले से ही थोड़ा ध्यान रखते हैं कि कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ पर बैठेंगे, कहाँ पर जाएंगे, ये पहले से ही वह तय करते हैं। तो इसी प्रकार जब वह भारत के दौरे पर आ रही थी तो वह दर्जी ये सोच रहा था कि वह भारत, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे में रहेंगी तो उन्हें कब क्या क्या पहनना चाहिए। और वह दर्जी ही नहीं, उनका सेक्रेटरी और जो जासूस है वह भी सोच विचार कर रहे थे कि कब क्या करना चाहिए। तो ये सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफ़ानी दौरा करने वाला था, ये देखने के लिए कि सारी व्यवस्थाएं सही हैं या नहीं हैं। कहाँ से क्या उतरेंगी, हवाई जहाज़ से उतरेंगी तो वहाँ से होटल में जाने पर या फिर कोई विश्राम गृह में जाने से कितना समय लगता है, कितनी दूर का रास्ता है, वहाँ पर व्यवस्थाएं कैसी हैं, रानी के रहने के अनुकूल वह स्थान है या नहीं है, ये सब देखने का काम उनका सेक्रेटरी या जासूसों का होता है। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, जमाना चूँकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने का दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फ़ौज तैयार हो रही थी। देखो पुराने समय में तो अनज की फ़ौज फाटा, आपने देखा होंगे पुराने कोई राजा होते थे तो वे पूरी सेना के साथ चलते थे, बोलते ना सेना के चारों दल, हाथी, रथ, घोड़ा, पैदल, तो सेना के चारों दल एक साथ मिल कर के चलते थे राजा को लेकर के। तो वह समय तो बीत गया है, वह तो अब आने वाला है नहीं, अब नया समय है। तो नया समय के साथ क्या है कि फोटोग्राफर, जासूस ये चलते हैं कि उन्हें क्या पहनेंगी, क्या कहेंगी, क्या बोलेंगी, ये उनके साथ दले चलते हैं। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें, मतलब जो इंग्लैंड में अखबार में जो प्रकाशित हुआ ना, वह समाचार हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी। यानी वही समाचार भारत के अखबारों में, हिंदुस्तान के अखबारों में दूसरे दिन आते थे कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। तो मतलब उस सूट का खर्चा है 400 पाउंड, ऐसी ऐसी बातें उसमें छपती रहती थी। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, इनके पति, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। देखो ये समाचारों का एक शैली होती है, अगर कोई पद में बड़ा व्यक्ति किसी देश का दौरा करने वाला है तो उस व्यक्ति से जुड़ी हुई चीज़ें अखबारों में प्रकाशित करते हैं, ताकि पाठक पढ़ते हैं तो उस व्यक्ति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा और पैदा हो जाए। अगर मान लो कि मोदी भारत यहाँ पर झुंझुनू आने वाले हैं और अखबारों में आने से पहले तक की कोई भी समाचार प्रकाशित न हो तो हमें उनके प्रति इतनी जिज्ञासा नहीं होगी। लेकिन मोदी के आने से पहले ही अखबारों में रोज़ कुछ ना कुछ उनके बारे में छप रहा है कि उन्होंने ये किया है, उन्होंने वो किया है, मोदी पहले ये करते थे बचपन में, मोदी यहाँ आकर के ये भाषण देंगे, मोदी वहाँ से बैठेंगे, वहाँ से उतरेंगे, तो हमें उस दौरे के प्रति जिज्ञासा हमारे मन में पैदा हो जाती है। तो ऐसे ही रानी और उनके पति के बारे में ही नहीं, उनके नौकरों के बारे में, उनके जो रसोइयों वगैरह हैं, जो बावर्ची हैं, या फिर उनके जो अंगरक्षक बॉडीगार्ड हैं, उनकी भी पूरी जीवनियाँ कि वे कहाँ पर रहते हैं, क्या करते हैं, उनका कितना वेतन है, वे किस प्रकार जीवन जीते हैं, ये भी अखबारों में पढ़ने को मिलने लगा, भारत के अखबारों में। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक का
तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई कि उनके कुत्ते कैसे हैं, ये भी भारत के अखबारों में छप गई। तो यहाँ पर हमें ये कमलेश्वर हैं लेखक हैं, ये थोड़ा व्यंग्य भी कर रहे हैं। किस पर व्यंग्य कर रहे हैं कि रानी आ रही थी तो रानी के बारे में ही नहीं, उनके नौकरों के बारे में, उनके बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों के बारे में भी भारत के अखबारों में, यहाँ तक कि उनके कुत्तों की चित्र भी भारत के अखबारों में प्रकाशित हो गई। तो भारतीय लोगों की अंग्रेजी मानसिकता है, अंग्रेजी गुलामी है, उसके प्रति थोड़ा व्यंग्य किया है। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। मतलब रानी के भारत आगमन दौरा था ना वो, उस दौरे के बड़ी धूमधाम थी और जो भी कार्य हो रहे थे वे कार्य हो तो रहे थे इंग्लैंड में, लेकिन उनकी गूंज, उनकी आवाज़, उनका असर हिंदुस्तान में सुनाई दे रहा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में, मतलब वो जो कार्य हो रहे थे, जो उनसे संबंधित वे कार्य हो रहे थे इंग्लैंड में, लेकिन उसकी आवाज़, उसका असर हिंदुस्तान में भी हो रहा था। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम, ये दिल्ली का है, के हवाई अड्डे पर उतरेंगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए, कुछ क्या बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में, रसोइये बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मतलब स्वाभाविक रूप से मुंह से निकल गया, वाह वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, मतलब खुदा की दया, ईश्वर की दया है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगा। ये प्रश्न पूछ सकते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। तो नई दिल्ली का काया पलट किस प्रकार होने लगा? काया पलट का मतलब है पूरी तरह से परिवर्तन। काया पलट, पूरा शरीर पलट दिया, मतलब नई दिल्ली का पूरा ही तरह से बदल दिया। अब नई दिल्ली को पूरा तरह से किस प्रकार बदल दिया? जगह जगह रंग रोगन करवा दिया, सड़कें नई बना दी। आप भी देखते होंगे कि कोई पद में बड़ा व्यक्ति आता है, ऐसे आपने इधर मान लो कि जैसे मछलीशर में किसी बड़े व्यक्ति की सभा है, तो झुंझुनू हवाई अड्डे पर उतरेंगे तो झुंझुनू से लेकर के जहाँ तक उसकी सभा होगी वहाँ तक की सारी रोड वगैरह सब कुछ नए बना देंगे। उसमें कहीं पर खड्डे वड्डे नहीं होंगे। आपको याद हो पिछले दिनों ट्रंप महोदय आए थे अहमदाबाद में, जो अब सबसे बड़ा नया स्टेडियम बना, जिसको मोदी स्टेडियम ही नाम दिया गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम दिया गया है। तो उसमें सभा की थी। तो हवाई अड्डे से उस स्टेडियम तक पहुंचने में बीच में, मेरे को पक्का तो याद नहीं है, लेकिन शायद 15-20 किलोमीटर और लंबी ऊंची 10 फीट की दीवार खींच दी रोड के साथ साथ। किस लिए खींची? कि उस रोड के दूसरी तरफ कच्ची बस्तियां थी, झुग्गी कच्चे घर थे, तो वे घर उनको दिखाई न दें। भारत में सिर्फ अच्छा दिखाई दे कि यहाँ पर बहुत ही विकास हो रहा है, सब कुछ अच्छा है, ये देखने दिखाई दे, इसलिए रोड की दूसरी तरफ कच्ची बस्तियों की तरफ और दीवार खींच दी 10 फुट की ऊंची, ताकि कोई देख न पाए। तो इसी प्रकार नई दिल्ली का भी काया पलट होने लगा। रंग रोगन हो गए, कहीं पर टूट फूट थे वो सुधार दी, रोड हैं उनको नया बनाने लगा। तो देखते देखते नई दिल्ली काया पलट होने का क्या आशय है कि नई दिल्ली में तरह तरह के निर्माण कार्य हुए, उसका रंग रोगन करवाया गया, उसके पुनर्निर्माण करवाए गए और रोडों को, सड़कों को नई तरीके से बनाया गया। ये आगे थोड़ा इसमें पैराग्राफ में लिख भी रखा, थोड़ा पढ़ लो ये देखो। और करिश्मा तो ये था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, मतलब सड़कों को फिर से बना दिया, नई हो गई। बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, उस पर से पूरी धूल वगैरह साफ कर दी। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। नाजनीन बोलते हैं
जो सुंदर स्त्री होती है उसको बोलते हैं। तो जिस प्रकार सुंदर स्त्री श्रृंगार करती है, अपनी सजावट करती है, उसी प्रकार इमारतों ने भी सजावट की, मतलब उनका भी रंग रोगन करवाया गया। तो ये देखो, ये रानी के भारत आगमन के बारे में, भारत में क्या क्या परिवर्तन हुए, ये हमने आज पढ़ा है। बाकी का दिन हम कल करेंगे। नमस्कार।